हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक विद्युत द्विध्रुव है, उस पर कितना बलयुग्म निर्माण होता है। उसको अगर हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र से थोड़ा सा घुमा के रखते हैं तो उसमें जो बलयुग्म होता है वो कितना आता है, ये हमने देखा था। लेकिन अब एक बात है कि यहाँ पे कि जो बलयुग्म आता है उस बलयुग्म के कारण हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर जो कार्य करना पड़ता है उसको घुमाने के लिए, उसकी हमको गणना करनी है। और उस कार्य की गणना करने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि उस द्विध्रुव को जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है उसकी स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। जल्दी से इसको नोट करते हैं, जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। क्या होगा बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। अब सोचेंगे आपकी विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य कैसे, क्या है ये चीज़ कि किया गया कार्य हम बोल रहे हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक समानांतर लाइनें होंगी सारी, हमसे बनाने में थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन आप लोग एकदम स्केल की सहायता से समानांतर लाइनें बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये है एक समान विद्युत क्षेत्र ई। अब हमने देखा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में हम जब विद्युत द्विध्रुव को रखते थे इस प्रकार से रखते थे, थीटा कोण बना के क्षेत्र से थीटा कोण हमने बना के इसको इस प्रकार से रखा। ठीक है ना, आप किसी को भी ले सकते हैं। ए बी ए है और ए बी है, यहाँ पे था प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे है आपका स्थित माइनस क्यू आवेश। ये हमने कल देखा था कि जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो क्या ये यहीं पे रहता है? नहीं रहता ना। एक बल इधर की ओर लगता है, ये वाला जो बल है एक ये है क्यू ई, और इधर एक बल लगता था क्यू ई माइनस में, जो कि इसको एक इधर और एक इधर बल लगा के एक बलयुग्म का निर्माण करता था, जो कि इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर ला के खड़ा कर देता था। ठीक है ना। अब अगर वो विद्युत क्षेत्र को समांतर ला देगा तो इसको हमें थीटा डिग्री जब घुमाना है, कुछ ना कुछ घुमाना है, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तब तो ये यहाँ तक घूमेगा। तो वह किया गया कार्य कितना होगा, उस किए गए कार्य की गणना हम लोग इसमें करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए डायग्राम तो ही रहेगा। जीरो से अभी यहाँ पे कितना था वो बच्चों, वो थीटा इक्वल टू जीरो पे था पहले, अब थीटा इक्वल टू कितने पे गया है? थीटा डिग्री पे। जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो ये बताइए, हमें किसी भी वस्तु का कार्य अगर निकालना है तो उस वस्तु पर लगाया गया बल और उस बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य बोलते हैं। तो चूंकि हम लोग तो बलयुग्म में देख लिए, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, और दोनों बल युग्म मतलब हमने एक बल का तो निर्माण पहले कर चुका है। अब उस बल एवं इसके विस्थापन को अगर हम गुणा कर दें तो हमारा किया गया कार्य निकल जाएगा सेम। तो हम लोग डायरेक्ट कार्य नहीं निकालते जीरो से थीटा, हम लोग पहले इस जो थीटा डिग्री तक घुमाने हमें कार्य करना पड़ा उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले डी थीटा में निकालेंगे। डी थीटा मतलब कि अल्प कोण विस्थापन में, डी थीटा मतलब होता है थीटा का बहुत छोटा भाग। तो पहले हम लोग छोटे भाग में किया गया कार्य निकालेंगे और उस किए गए कार्य के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पूरे बॉडी के लिए या पूरे द्विध्रुव के लिए निकालने के लिए, जीरो से थीटा तक के लिए कार्य निकालने के लिए हम लोग समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब होता है जोड़, समेसन। तो हम उसका निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम लोग तो इतना लिख सकते हैं, वॉल्यूम निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए। हम जानते हैं कि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने से प्राप्त बल युग्म
टाउ इक्वल टू था पी ई साइन थीटा, इसको हमने कल आपको बता दिया। जब बल युग्म में बल निकल गया तो अगर हम लोग उसको निकालने कि पहले अल्प कोण डी थीटा कोण घुमाने में, तो यहाँ पे लिख लीजिए यदि द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में डी डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, किया गया कार्य कितना, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है बच्चों, टाउ इंटू डी थीटा। डी थीटा विस्थापन है, देखिए डी थीटा कोण घुमाया जा रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है यहाँ पे। या डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, टाउ का मान रख दीजिए यहाँ पे पी ई साइन थीटा और डी थीटा, इसको मान लीजिए समीकरण। तो ये देखिए टाउ का मान यहाँ से हमने इसमें रख दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कर लो, इसको समीकरण 2 मान लो और यहाँ पे लिख देना एक लाइन और, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए आ गया बच्चों, ये मान लो समीकरण 3, समीकरण 3 किसके लिए है, समीकरण 3 डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। समीकरण 3 द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है, ये तुम्हें पता हो गया। अतः कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, समाकलन कर दीजिए दोनों साइड में। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेके थीटा तक, तो 0 से लेके थीटा तक हम लोग समाकलन कर देंगे, उसका हो जाएगा पी ई साइन थीटा और डी थीटा, हमने दोनों साइड समाकलन कर दिया। अब इसका समाकलन हो जाएगा कितना, डी डब्ल्यू कार टोटल कार डब्ल्यू हो जाएगा। अब पी ई कामन, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है ना और थीटा का डी थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही समाकलन होगा, उसमें नहीं होगा। 0 से थीटा, पी तो कामन आ गया, साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। ये समाकलन हमने कर दिया, आप लिख सकते हो अगर नहीं बनता हो तो, चूँकि समाकलन ऑफ साइन थीटा और डी थीटा का मान होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, पी ई माइनस कॉस थीटा, पी ई माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर कहाँ तक, थीटा तक, 0 से लेके थीटा तक हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अब इसका एक नियम है कि थीटा का जगह पे एक बार ऊपर वाले को रखते हैं, ऊपर मतलब अपर लिमिट, और एक बार थीटा के जगह पे हम लोग लगते हैं 0 नीचे वाले को, जो भी हो नीचे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे गणित का नियम है समाकलन का, माइनस कामन, माइनस तो हम बाहर ले ही लेंगे, ये जो माइनस है। अब एक बार थीटा की जगह रखिए, थीटा ही रहेगा ऊपर वाले में, माइनस थीटा की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, 0। आगे क्या, पी ई माइनस कास थीटा, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे भी लिख लीजिए कास 0 इक्वल टू 1। ये माइनस जब अंदर जाएगा बच्चों तो ये माइनस कास थीटा और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पी ई 1 प्लस में हो जाएगा और ये कास में हो जाएगा, कास माइनस में हो जाएगा, कास थीटा। ये आपने इसको समझ लिया। ये हो गया किया गया कार्य किसके लिए किया गया कार्य निकल गया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, किसकी स्थितिज ऊर्जा, इस द्विध्रुव को जब हम लोग घुमाते हैं तो इसमें एक प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है। एक प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है का मतलब यह है कि जब हम इसको घुमाते हैं
तो घुमाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, जो हमारा कार्य करना पड़ रहा है, तो वो जो कार्य करना पड़ रहा है, जो हमारी एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें कन्वर्ट होती चली जाती है। और वही किया गया कार्य जो होता है इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वही किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए कैसे करेंगे यहाँ पे आप समझ लीजिए उसको भी, ठीक है ना। तो या तो एक काम करते हैं, मैं आप ऐसे करिए इसको, क्या उसमें परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ टॉपिक को। विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो उसको भी हम हल करेंगे, इसको मिटा देंगे। देखिए पहले समझ लीजिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, और उसके पहले हम लोग जानेंगे मानक की स्थिति। किसी वस्तु की मानक स्थिति क्या होती है। मानक स्थिति वह विशेष स्थिति होती है जिस पर उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, जिस पर उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं हम, वो कहाँ पे होती है, जब हम इस द्विध्रुव को घुमाते 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 90 पे ले आएंगे। तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थिति क्या हो गई, 90 डिग्री। क्या हो गई, 90 डिग्री। अब इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु विशेष की स्थिति के कारण, किसी वस्तु विशेष की स्थिति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग बोलते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि हम तो बोलेंगे यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसको मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, तो मानक स्थिति क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90। तो कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने के लिए किया गया कार्य, मतलब 90 से लेके अभी किस स्थिति में है ये थीटा, तो हम लोग 90 से लेके थीटा डिग्री तक लाने में किया गया कार्य को गणना कर लेते हैं, और जो कार्य आएगा वही हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए सेम ऐसे आप करेंगे, उसमें भी हम जानते हैं कि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य इतना होता है, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य इतना, यहाँ तक आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 तक। अब अंतर कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे, यही ना आएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, द्विध्रुव को 90 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90, यहाँ पे लिख देंगे 90, यहाँ पे लिख देंगे 90, यहाँ पे हो जाएगा 0 की जगह पे 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब इसकी वैल्यू जो परिवर्तन हो जाएगी वो हो जाएगी PE माइनस PE cos 0, ये W आ गया। और यही किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती जाती है, मैंने परिभाषा में लिखाया है। अब इसीलिए इसको लिख देंगे, अतः यही कार्य क्या है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। अतः लिख सकते हैं अपन लोग क्या यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा। इसको मान लीजिए समीकरण आप अगला जो भी हो 1 2 3, तो इसको 4 मान लो भाई, चलो ठीक है। अब इसमें विशेष स्थिति देखने को मिलती है बच्चों, उस स्थिति को हमको ध्यान से समझना है। यहाँ एग्जाम में कभी कोई पूछता है कि जब इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव के समानांतर रखते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पे रखते हैं, तब इसमें कितना स्थितिज ऊर्जा कितना उत्पन्न होता है। जब इसको 90 पे रखते हैं तब इसमें स्थितिज ऊर्जा कितना उत्पन्न होता है, और जब इसको हम लोग पूरा घुमा के 180 पे रख देते हैं तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। उस कंडीशन में देखिए, पहला इसमें विशेष स्थिति लिख सकते हैं आप लोग, विशेष स्थितियाँ, इसको ध्यान देंगे। पहला है जब थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, तब 3 से निकाल लीजिए। देखिए U इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस PE, और थीटा की जगह पे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा यहाँ पे cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। क्यों,
तो माइनस पी, यानी कि माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब ये न्यूनतम है, 0 से भी कम है ये। यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, ये जो द्विध्रुव है वो क्या होता है, अस्थायी संतुलन में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इस स्थिति में द्विध्रुव संतुलित होता है, अस्थायी एकदम संतुलित हो, अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। ये हो गया सेकेंड नंबर। जब थीटा इक्वल टू 90, इसको बोलते हैं मानक स्थिति, इसी को ना बोलते हैं। तो 3 से u इक्वल टू माइनस पी ई cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो हो जाएगा 0। इसी को बोलते हैं मानक स्थिति। इसमें क्या हुआ, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, 0, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मानक स्थिति। ठीक है। तीसरा, u इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू ले लो कितना, 180, जब मैं बताया था इसको इस प्रकार से घुमा के रख दिया जाए तो 3 से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस पी ई, और थीटा की जगह पे 180 cos 180। और cos 180 का वैल्यू आपको पता है, cos 0 का मान 1, 180 का मान -1, माइनस पी ई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये पी। इसको बोलते हैं हम लोग अधिकतम, ये है अधिकतम इसकी स्थितिज ऊर्जा। और बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इसको याद रखेंगे, और यह अस्थायी संतुलन में होता है इस स्थिति में। तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में किया गया कार्य और उसके लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना। कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट करेंगे, हम बता देंगे। और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमको बताएंगे, तो हम फिर से उसको दोबारा बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको और बच्चों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो करिए, और नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।